नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद देश में उबाल है। आतंकियों की इस कायराना हरकत पर देश में सियासत गर्मा गई है। आतंकियों की नापाक हरकत को लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में शांति पर कुठाराघात करने के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन का हाथ है, क्योंकि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। वहीं इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐसे में पाकिस्तान के नेतृत्व को समझना होगा कि ये नया हिंदुस्तान है। जन्नत ने अमन में खलल डालने की पाकिस्तान की किसी भी हरकत का भारत अब मुंहतोड़ जवाब देगा। इस मसले पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस आतंकी घटना ने कई नई कहानियों को जन्म दिया है। चूंकि हाल में ही घाटी में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है और सरकार बनने के तुरंत बाद आतंकी हमला होना इसका प्रमाण है। इसके साथ ही साल 2024 में अब तक आतंकी जम्मू इलाके को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन इस बार जम्मू से हटकर कश्मीर में हमला किया है। इसके साथ ही आतंकियों ने पहली बार कश्मीर में विकास परियोजनाओं पर हमला किया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जेड मोर प्रोजेक्ट श्रीनगर सोनमर्ग टनल में काम चल रहा था। इस दौरान गांदरबल इलाके में बीती रात 8:30 बजे हमला हुआ। ये हमला उस दौरान हुआ जब टनल में काम करने वाले मजदूर खाना खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे। खाना खाने के दौरान ही 3 आतंकी मेस में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जब तक मजदूर कुछ समझ पाते, तब तक आतंकी अपना काम करके वहां से फरार हो गए। इस हमले में एक डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं। आतंकियों ने एक बार फिर से जानबूझकर दूसरे राज्य से काम करने आए मजदूरों को निशाना बनाया है। इस हमले में मारे गए मजदूरों में से 3 बिहार और 1 मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 जम्मू कश्मीर और पंजाब के हैं। वहीं इस हमले के बाद बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक मातम पसरा हुआ है। आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिडेंट फ्रंट का नाम इस आतंकी हमले को लेकर सामने आ रहा है। इस साल ये TRF संगठन का पहला आतंकी हमला है। इससे पहले इस संगठन ने जम्मू में आतंकी हमला किया था। वहीं जिस इलाके में ये आतंकी घटना हुई है, वहीं बीते 10 सालों में पहली बार कोई आतंकी घटना हुई है। वहीं इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा की है और गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों को जड़ से मिटाने की बात कही है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमले को लेकर दुख जताया है और अपने बयान में पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी घटना पर दुख जताया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला।
सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? देखिए, मुझे बहुत दुख लग रहा है कि आतंकवाद जैसे बहुत गंभीर मुद्दे पर तू मैं की बहस आम आदमी पार्टी कर रही है। और जहां तक आतंकवाद का घटना जिसके विषय में आपने पूछा है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज बताया भी है कि दिस इज अ डास्टर्डली एक्ट, ये बहुत ही घिनौना हरकत है, कुकृत्य है, और आप सब ने मीडिया में भी दिखाया है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के इस स्तर पे हम खिंच के चले जाएं कि आतंकवाद पे तू मैं करें तो हमारे और उनके बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए आई चूज टू इग्नोर व्हाट आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज इज सेइंग। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और किसी को भी बाहर का कह देना इतने आसान से कि लोग बाहर के हैं, अंदर के हैं, मुझे लगता है हमें इन शब्दों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। हर कोई भारतीय है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब आतंकियों ने सरकार के विकास परियोजनाओं पर हमला किया है। इसके साथ ही इस हमले में लोकल और अन्य राज्यों के लोगों को टारगेट किया गया था। ये हमला आतंकियों ने सरकार के मनोबल को तोड़ने और लोगों को डराने के इरादे से किया। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से जिस जम्मू कश्मीर में अमन वापस लौट आया था, उसी जम्मू कश्मीर में अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी हांडा है, प्रवक्ता है डीपीएपी के। इसके साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी बीएन झा साहब। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो हम स्थिति देख रहे हैं, नई सरकार के बनते ही आतंकियों का ये कायरतापूर्ण हमला क्या दर्शाता है? चारुल जी नमस्कार। देखिए, इसको जो भी हुआ है इसको शायद मेरे ख्याल से सरकार से जोड़ना उचित नहीं होगा। जो कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चली आ रही हैं जी, ये आज की नहीं है, ये दशकों की है और इसको लोग झेल रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर हुआ था, धारा 370 जाने के बाद इसकी जो संख्या है, जो नंबर ऑफ अटैक्स हैं, ये जरूर कम हुई हैं। जो पहले मौतें हुआ करती थी, आम लगभग हम लोग रोज के हिसाब से देखते थे, वो कम हो गई हैं। लेकिन अभी हाल के कुछ महीनों में या कुछ साल में इसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है और कश्मीर घाटी में खास करके जो वारदातें थी काफ़ी कम हुई थी। अभी जैसे जुलाई में कुपवाड़ा में हुआ था, वहीं पे और भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। नायक दिलावर मारे गए थे, राइफलमैन रोहित राठौर मारे गए थे और अभी ये कल को हुआ है। तो देखिए, घटनाएं चल रही हैं वहाँ पे। ये जो आइसोलेटेड ही घटनाएं हैं, लेकिन वो चल रही हैं। जो एक मानसिकता क्रिएट की जा रही है, फियर साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चारुल, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीर में उन दिनों पोस्टेड था जबकि ये आतंकवादी गतिविधियाँ एकदम चरम पर थी। 19 जनवरी 1990 को जब ये उग्र रूप लिया था, मैं उसके कुछ ही दिन बाद में मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी
और मैंने वहाँ पे वो सब कुछ देखा है जो एक इंडियन को देखना एक शर्म की बात थी। हमने वहाँ पे मस्जिदों से वो जो लाउड स्पीकर से आवाज़ आती थी वो हमने सुनी है, रालेव सालेव या गालेव का वो नारा सुना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं वहाँ पे। हाँ, आज के दिन में चीज़ें बहुत कम हुई हैं। आज के दिन में धारा 370 हटने के बाद एक और चीज़ हुआ है कि आज के दिन में अगर केंद्र सरकार चाहे कि कोई एक कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहे, कोई एक्शन लेना चाहे आतंकियों पे या किसी और पे, तो वो डायरेक्टली ले सकती है। उसके लिए धारा 370 का वॉल आज के दिन में नहीं है। बस यही एक अंतर हुआ है। बाकी जो डेवलपमेंट का काम है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुआ है। अभी यही जो जहाँ पे अभी कल की वारदात हुई है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टनल बन रहा है जिससे कि जोजिला पास का जो एक वॉल था जो कि विंटर में बंद हो जाएगा था, वो 12 महीने के लिए खुला रहेगा। तो ये सब चीजें हुई हैं। यही हैरानी की बात है कि पहली बार विकास परियोजनाएं जहां पर चल रही हैं वहां पर टारगेट कर रहे हैं आतंकी। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनोद दत्ता जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। विनोद जी, क्या आपको भी यही लगता है कि यहाँ पर आतंकियों की जो बौखलाहट है वो अब देखिए कि इस कदर बढ़ गई? अब तक जम्मू में अटैक करते थे, अब कश्मीर में अटैक करना शुरू कर दिया है। विकास की जो परियोजनाएं हैं उन पर टारगेट कर रहे हैं, यानी ये जो विकास है ये आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये जो अटैक का जो सिलसिला है, ये रियासत के जो अटैक हुए थे वहां से शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर की रियासत में ये इंतखाबात का अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई प्रक्रिया हो जिसमें कोई पीसफुल इलेक्शन हो। और आपने देखा हो जैसे इलेक्शन कराए गए, ये अद्वितीय है कि वारदात रेगिंग नहीं की, कहीं से वोट वायलेंस देखी गई है। ये यकीनन एक जीत है। और 370 तरह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये सराहनीय। और इन सब के दहशत गर्द नहीं चाहते इस तरह का डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वादी कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मेरी जो बुनियादी ताकत है वादी कश्मीर की है, मेरे पास मैंने खुद बात किए हैं, तो इंसर्जेंसी को काफी ने देखा है। और ये को ध्यान में रखते हुए तो वहाँ डेवलपमेंट अगर वहाँ होगी तो वहाँ के जो भाषा है वो इन दहशत गर्द को दुत्कारेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठे आत्मा है, उनके लिए उनको कुछ खबरें, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो फॉर्मेटिक इंसिडेंट है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उस पे ये हमले के या जो मजदूर हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं कि वो नहीं चाहते कि इस तरह का डेवलपमेंट। लेकिन सिक्योरिटी हुकूमतें और भारत सरकार है वो किया है कि साहब आतंकवाद छोड़ दी गई है और किया है। ठीक है, हिमांशु जी, क्या लगता है कि घाटी में विकास की बातें आखिर किसे पसंद नहीं आ रही? सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि विकास की जितनी बातें हमने कश्मीर के लिए कही थी, जम्मू कश्मीर के लिए कही थी, आखिर कौन है ये लोग और क्यों निहत्थे लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दुख प्रकट करना चाहूंगा जो हमारे साथियों के साथ आज हमारे 7 साथियों के साथ दुखद घटना हुई है, इसलिए मैं पहले दुख प्रकट करूंगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है इसके लिए हम पूर्ण उसको जिम्मेदार मानते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने आज ऐलान कर दिया है कि हमारे जो सेना है इसका जवाब देगी। जो पाकिस्तान में ये जो विकास हो रहा है, पहली बार आपने देखा होगा इलेक्शन जो है सालों के बाद इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। कश्मीर की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां इतनी कम हुई हैं। बस यही एक कारण है जो पाकिस्तान और कुछ सेपरेटिस्ट लोगों को झेल नहीं रहा है। तो उसी का ये एक जो है नतीजा निकल के आया है
लेकिन हम उसके लिए पूर्ण तैयार हैं और हमारी सेना, हमारा प्रशासन, हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे और इसका पूरा उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ठीक है, यश जी आपका रिएक्शन। चारुल जी, मैं इस विषय में ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें विवाद क्या है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, यदि पाकिस्तान ने हमारे देश में कहीं भी हमला किया है तो उस पर कोई भी दो राय होगी। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही बीजेपी वाले पाकिस्तान के साथ सेपरेटिस्ट शब्द बोल के यदि इनका रवैया जो है वो देश के किन्हीं लोगों को इंगित करने का है, तो फिर वो एक अलग बहस बन जाती है कि आखिर ये क्या कहना चाहते। नहीं तो ये जो हमला है ये निश्चित रूप से सवेरे अभी ने जैसे ही हादसा हुआ, हमारे बड़े नेताओं ने इस पर खेद प्रकट किया है, निंदा की, और हमें बड़ा दुख है कि अचानक इस तरह का हमला जो हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। और कश्मीर 10 साल बाद कश्मीर में एक सरकार बन पाई है। इससे पहले 10 साल से कश्मीर में क्या हो रहा था वो एक बात है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर हम सब यदि यहाँ पर बैठे किसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि विकास का प्रोजेक्ट यदि इसको बोला जा रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये प्रोजेक्ट कितना टिकता है, क्योंकि NH-44 जो जम्मू टू श्रीनगर नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था तो जुलाई 2023 में इस तरीके से बह गया था पूरा। ये लैंडस्लाइड में पूरी सड़क खत्म हो गई थी। तो वो जो टनल बन रहा है उसकी गुणवत्ता जरूर हम कश्मीरी लोगों के हित में सभी के। ठीक है, अश्विनी जी आपका रिएक्शन इस पर। देखिए मैम, चारू जी, बात ऐसे है कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि पिछले कई सालों से, लगभग 10 सालों से लोग उन सभी बातों को जो गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी करते हैं उससे उब चुके हैं। उन बयानों से लोग उब चुके हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है। सेना को पहले भी छूट थी और आज भी छूट है। सेना को कोई रुकावट नहीं है आतंकवाद से निपटने में। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में गृह मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह है। अब ये घटना जो है ये आज की नहीं है, ये फरवरी से जो है वो स्टार्ट हुई है। 5 अटैक जो है वो प्रवासी मजदूरों पर आज तक हो चुके हैं, अक्टूबर तक। तो आप हिसाब लगाइए कि पहले फरवरी में 2 पंजाबी बिजनेसमैन को जो है वो मारा गया आतंकवादियों द्वारा जो है वो टारगेट करके। फिर 17 अप्रैल को जो है वो 35 वर्षीय एक बिहार के प्रवासी मजदूर को मारा गया। उसके बाद 8 अप्रैल को फिर एक घटना होती है। आज 19 तारीख को एक दिन पहले जो है वो फिर टारगेटिंग किलिंग होती है। और आज जिस तरह से 7 प्रवासी मजदूरों को मारा गया है, क्या गृह मंत्रालय की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि सरकार के सामने जवाब दें कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं बार बार। लेकिन सरकार वो घिसा पिटा जो है वो बयान देकर पल्ला छुड़ाने की बात करती है। प्रॉपर सरकार के पास आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आपने धारा 370 को हटाया ये कहकर कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत जाने पर भी आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए हैं। आतंकवाद यूं का तू खड़ा है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरीके से उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है, उसके मजदूरों को निशाना बनाया गया है, उसमें एक बड़ा मैसेज है। एक वो जो रोड है सोनामर्ग से लेह तक की, वो जो है चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उसका, और वहां से जो है आर्मी का ट्रैफिक जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। तो इसका सिर्फ पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है, ये चाइना से भी कनेक्शन जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है जिस तरीके से ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर जो है वो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। ठीक है, मैं एक बार यश जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। यश जी, अब देखिए सरकार बदल चुकी है, आप भी अलायंस में हैं। अब क्या ऐसा किया जाएगा ताकि घाटी में अमन और शांति जो है वो वहां पर बनी रहे, आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो एक बार फिर से हमें देखने को ना मिले और घाटी में विकास की बातें हों?
देखिए, आतंकियों का जहां तक सवाल है, तो यदि जब तक हम सभी देख रहे हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और शायद चीन का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह हमारी केंद्रीय सरकार की कूटनीति पर निर्भर करता है कि हमारे पड़ोसी हमारी सीमाओं का और हमारी अखंडता का कितना सम्मान कर रहे हैं। यदि कूटनीति पूरी तरह सफल होती तो इस तरह के हमले नहीं होते। जहां तक सवाल है, जो बार बार 370 के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, तो 2019 से 24 के बीच में करीब 4000 लोग, सिविलियन और सुरक्षा बल के लोग मारे जा चुके। तो मेरे ख्याल से जो इस समय की राज्य सरकार है, नहीं, हमारा दायित्व ये है कि हम लोगों के बीच में एकता, अखंडता बनाए रखें, भाव बनाए रखें, किसी भी तरह से नफरत को पनाह न दें। और जो सीमाओं की रक्षा का काम है, उसमें निश्चित रूप से आज कश्मीर की महिलाओं का भी वो उस दिन की वर्षगांठ है जब कश्मीर की महिलाओं ने भारतीय फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। तो कश्मीर के लोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, तो विश्वास है आखिर देश का हिस्सा है, वो ये बात की तरह से मानते हैं, जानते भी। केवल हमें ये देखना है कि हमारे राज्य की और किसी भी जगह की शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि केंद्रीय सरकार को, सेना को सशक्त करना चाहिए और इस तरह का कोई भी काम आगे चल के नहीं होना चाहिए जैसे पठानकोट में ISI को बुलवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। भी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। BN झा साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर हम जगह की बात कर ले, क्योंकि जिस जगह पर ये टारगेट किया गया है गांदरबल, जो CM है फारूक, माफ जी का, जो कि CM है उमर अब्दुल्ला, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, ऐसे में आतंकी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? घाटी को दहलाने की कोशिशें तो की ही जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि निहत्थे लोगों को टारगेट करना, क्योंकि अब तक हम ये तो देखते थे कि आतंकी सेना पर अटैक करते थे, लेकिन टारगेट किलिंग के मामले भी तो लगातार बढ़ रहे हैं। जी हाँ, टारगेटेड किलिंग वहाँ पे काफी दिनों से चल रही है। लेकिन मैंने पहले इस सेंटेंस में आपको कहा था कि ये अटैक बेशक उमर अब्दुल्ला की कंस्टिट्यूशन में हुआ, लेकिन अभी तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस को या उमर अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा करना मेरे ख्याल से प्रीमेच्योर है। ये जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया हुआ है वो कौन है ये भी पता नहीं है, और हमने पाकिस्तान के सिर पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, ये अटैक जहाँ पे हुआ चारों, मैं आपको वहाँ की थोड़ी सी ज्योग्राफी बता दूँ। वहाँ पे अगर पाकिस्तान से कोई डायरेक्टली आना चाहता है तो उसको जोजिला पास पीक क्रॉस करके आना होगा, जो कि असंभव है। किसी भी आदमी के लिए पीक पर चढ़ना और नीचे उतरना असंभव है। वहां से अगर सड़क से आना चाहे वो असंभव है, क्योंकि वहां पे चप्पे चप्पे पे मिलिट्री जो है वो बिछी हुई है। तो ऑब्वियसली ये लोग कहीं और से आए हुए हैं और वहां पे अंजाम दिया हुआ है। आज ही किसी ने कहा कि वहां के जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उन्होंने अपने सर में इसकी जिम्मेदारी ली है। तो रेजिस्टेंस फ्रंट कौन है? वो तो वहां के लोकल लोग हैं, कश्मीर के लोकल लोग हैं, कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट जिसको बताया गया है। तो ऑब्वियसली जो आतंकवादी आए गए हैं, अगर वो पाकिस्तान के भी हैं तो उन्होंने एंट्री कहीं और से ली है। रात और पूरा दिन कहीं और गुजारा हुआ है, घाटी में किसी के घर में गुजारा हुआ है, क्योंकि वो उनका खाना पानी लेके वो नहीं चलते हैं आजकल। उनको यहाँ पे घाटी में या जम्मू एरिया में भी उनके जो सिंपैथाइजर हैं या सपोर्टर हैं वो उनको वहाँ का लॉजिस्टिक्स पहुँचाते हैं। तो ये लोग उधर से आए हुए हैं, उनको वहाँ का लोकल सपोर्ट मिला हुआ है। तो इसीलिए जो NIA वहाँ पे गई हुई है, NIA ऐसे नहीं गई हुई है, वो देख रही कि कहाँ पे इसका जो एंगल किस एंगल से उनका वहाँ पे अटैक हुआ है उसको वो एक्सप्लोर करेगी। और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय कहने की नहीं है। वो आज की नहीं है, मैं तो 1990 से जानता हूँ जब ये घटनाएं वहाँ पे चरम पे थी, कि वहाँ के लोकल लोगों का भी उसमें बहुत हाथ है। चारुल, आप महबूबा मुफ्ती की वो स्टेटमेंट याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट सिर्फ 5% हैं। चारुल, 5% टेररिस्ट इतनी बड़ी आबादी में जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी तादाद है चरमपंथियों की। तो ये लोग हैं वहाँ पे। अफकोर्स बहुत सारे लोग मारे गए हैं, आज के दिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम में भी आ गए हैं, लेकिन वो एंगल आज भी कायम है।
बार बार हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ मिलिटेंसी नहीं है, ये वहाँ के जो कुछ लोग हैं, रेडिकल लोग हैं, उनका भी सहयोग है। तो इसीलिए वहाँ का, चाहे आप लोकल जिहाद कह लीजिए या वहाँ की जो लोकल रेजिस्टेंस या लोकल आर्म स्ट्रगल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, नाम दे दीजिए आप उसको, पॉलिटिकल हायरार्की को खुश करने के लिए। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, ये वहाँ का चरमपंथियों का वहाँ पे जो अन्याय चल रहा है घाटी में, चाहे वो सेना के ऊपर में हो, चाहे वहाँ पे हिंदू के ऊपर में हो, चाहे वहाँ पे कश्मीरी पंडित के ऊपर में हो, ये उसका कंटिन्यूड रूप है। और ये जो टारगेटेड किलिंग्स जो हो रही है, ये यही चीज दिखाना चाहता था कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंटल फ्रंट, जो जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, जो जिला पास में टनल बन रहा है, वहाँ पे मजदूरों के ऊपर अटैक हुआ था। इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपने नियर एंड डियर खोए हुए हैं, मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि भगवान उनको ये झेलने की, त्रासदी झेलने की शक्ति दे। लेकिन इससे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार इस पर बिल्कुल दृढ़ है। एक और चीज, ये जो घटनाएं हुई हैं, इससे केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि ये बहुत दिनों से हो रहा है। और जितने सेना के एक्सपर्ट हैं वो बार बार आपको कह रहे हैं कि एलओसी के दूसरे तरफ में जितने लॉन्च पैड्स हैं, आज के दिन में वो टेररिस्ट से लबालब भरे हुए हैं। अरे उन टेररिस्ट को वहां पे लॉन्च पैड पे मारिए ना, आपको कौन रोक रहा है? क्या आप इस चीज से डर रहे हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एग्रीमेंट हुआ है सीज फायर का, वो ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, वो एग्रीमेंट जो था वो सेना से था, टेररिस्ट के लिए नहीं था। तो अगर टेररिस्ट ये वारदात दे रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो टेररिस्ट को उड़ाइए ना, वहां पे जो लॉन्च पैड है वहां पे गिराइए। और हमारे पास में आज के दिन ऐसे आर्टिलरी हैं, शेल्स हैं चारुल, कि उसको टारगेटेड पिन पॉइंट्स को गिराया जा सकता है। हमारे पास में अपाची हेलीकॉप्टर है, जो अगर एक सॉर्टी भरे शाम में, लो लेवल सॉर्टी, उसमें कम से कम 8 से 10 जो लॉन्च पैड्स हैं उनको तबाह किया जा सकता है। लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। मोदी जी ने कहा था बहुत पहले कि हमने सेना को खुली हाथ दे दिए, नहीं, सेना को खुली हाथ नहीं दी है। अगर सेना को खुली हाथ ये एक बड़ा बयान है आपका बड़ा बयान है। विनोद जी देखिए, झा साहब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। और यही चीज देखिए बीजेपी लगातार कहती भी है। विनोद जी देखिए, पहली बात, फ्री हैंड इस टर्म को बड़ा लूजली इस्तेमाल किया जाता है। मैं वहां खुद रहा हूं, फील्ड कमांडर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या परिस्थिति रहती है, क्या सर्कमस्टांसेस, क्या ऑपरेशन इम्परेटिव हैं, वो जो कमांडर है वो वहां डिसीजन लेता है। कोई अगर इस तरह की वारदातें हैं, अब फ्री हैंड दे दिया गया है, मनमानी सिक्योरिटी नहीं करती हैं। आप देखा होगा ये ऑपरेशन चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो असैनिक सिविलियंस हैं उनके ऊपर कोई अटैक आए हैं या बच्चे हैं, जाया जाए। भारतीय सैनिक है गोली लेना पसंद करेगा, क्या इसकी जो मतलब जो जिसका कुछ नहीं है वो फ्री हैंड की बात जो है, फ्री हैंड तो जो लोकल कमांडर्स है, टैक्टिकल लेवल पे हो चाहे स्ट्रेटेजिक लेवल पे, भी था, आज भी है कि वो जो अपने दायरे के अंदर है उसको लेगा। जो हाँ ये नहीं कर सकता कि मुझे गोली चला, तो ये बड़ा मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ टर्म ये है कि साहब आप क्या गया है, पहले ऑपरेशन रहे हैं, पहले की स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन बियॉन्ड एनी टाइम, हाँ ये सब ठीक है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। हिमांशु जी देखिए, यहाँ पर अभी जिस तरह से झा साहब ने कहा कि फ्री हैंड देने की बात तो कही गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से फ्री हैंड नहीं दे पाए। क्या आपको भी लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से हम अभी भी देख रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं? और खासकर अगर 2014 की बात कर ले तो उसके बाद से कई सारे अटैक हुए, पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ, ये सारे अटैक्स क्या इसी वजह से कि सेना को फ्री हैंड अभी पूरी तरह से नहीं दिया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं झा साहब से बोलूंगा कि 15 साल पहले जाके देखें कि जब जो 632 हमले सीज फायर के उल्लंघन होते थे, झा साहब इतने सीनियर आदमी हैं,
कि उन्होंने देखा होगा कि जब 702 और 632 हमले एक महीने में होते थे, आज जो है सिर्फ 2 सीज फायर वायलेशन है। मैं कुछ आंकड़े जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, होम अफेयर्स की तरफ से निकाले गए हैं, मेरे खुद के आंकड़े नहीं हैं। 2018 से 2023 के बीच के हैं। टेररिस्ट अटैक में 70% का कम आया है। पहले 228 अटैक हुए थे, अब 43 हुए हैं। इनकाउंटर 189 होते थे, अब वो 48 हुए हैं। सिविलियन कैजुअलिटी 55 होती थी, अब 13 हुई हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स को 91 मारे गए थे, अब 25 कैजुअलिटी हुई। सीज फायर 2018 में 370 हटाने के पहले 70 होते था, अब 2 हुआ है। जीएसडीपी जो है 1.12 लाख थी, अब 2.78 लाख है। तो 132 ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स होती थी, अब 0 होती हैं। तो ये जो है ये हमारी देन है। और झा साहब भी बोलते बोलते बोल तो गए हैं कि हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर आए हैं, तो वो किसके राज में आने के बाद आए हैं, और भूल गए वो बात जब 1983 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और ये इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये इतने संवेदनशील मामले में जो है आपस की तू मैं कर रहे हैं। अगर मैं इनका गिनाने लग जाऊंगा तो मतलब ये तो फिर बोलने के लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा है, वहां पे ऐसा माहौल बना के रखा है कि आज जो है आतंकवादी की गतिविधियां जो हो रही हैं वो इनके खराब कारणों से हो रही हैं। अगर हमारा राज पहले से होता तो हम विकसित भारत का आज भी संबंध ला के रख देते, एक भी केसेस ना आते। ये इन्होंने ऐसा माहौल बना के रखा है कि आज ये खराब हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए नेशनल चैनल पे इस तरह की बातें करते हुए कि इन्होंने आपको शर्म आनी चाहिए अपने देश की सरकार पे क्वेश्चन करते हुए, सच्चाई क्वेश्चन करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने देश की सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, तो इतने संवेदनशील मामले में आपको मिलकर काम करना चाहिए। और उस समय आप ये बोल रहे हैं कि ये खराब है, वो खराब है, मोदी जी खराब है, आरबी पे सवाल उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, आप लोगों ने क्या देन दिया है आज तक? देन दिया है, जो काम हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वो इन 10 सालों में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं था। और ये हमारे सेना के पर्सन लोगों ने बोल रखा है, और ये आज प्रूफ भी हो गया बातों बातों में कि जो देन दिए वो हमने दिए, और जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो आप लोग के चलते हुआ है। अगर आप लोग बढ़ावा ना दें, आप लोग इन सेपरेटिस्टों को बढ़ावा ना दें, तो आज देश में अमन और चैन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन है, और भारतीय जनता पार्टी की जब कश्मीर में हत्याएं होती रही हैं। ठीक ठीक ठीक। यश जी, आज आपकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आरोपों की एक झड़ी हिमांशु जी ने लगा दी है कांग्रेस पर। चारुल जी, मेरी खामोशी आपको क्या बयां कर रहे हैं नहीं जानता। और बीजेपी वालों का ऐसा है कि अगर ये कांग्रेस के नाम पर रोए ना तो इनका शायद पता नहीं गुजरे। ये हमें बता रहे हैं 370 के बाद सिर्फ अडानी माइनिंग करने का लाइसेंस मिला है। और वो पाकिस्तान जिसकी दिन में 3 बार ये कमर तोड़ते हैं बैठ के, वो पाकिस्तान नेपाल के ट्रूप को ट्रेन कर रहा है। ये नेपाल का लड़का जिसको या तो भारत ने या अपने देश में ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि हमारी कूटनीति अच्छी होती, तो ये पाकिस्तान में ट्रेन कर रहा है। अब क्या गारंटी है कि कल को ये नेपाल का लड़का हमारे ही देश पर अटैक नहीं करेगा, जबकि नेपाल बिल्कुल दूसरी तरफ है। तो जिस तरह की कूटनीति बर्बाद करी है, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पाकिस्तान गए थे, उनके लिए गाना भी बना था। तो हमें मत बताइए, हम आपका खोलने बैठेंगे पूरा खोल देंगे। मैंने शुरू में ही दिखा दिया था, जिसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया था उसकी क्या हालत हुई है जरा से समय में। तो भ्रष्टाचार करें, ये कश्मीर के लोगों को बदनाम करें, ये इन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया? कश्मीर के लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कश्मीर पे क्या हो रहा है। विदेशी सांसदों को घुमा रहे हैं लेकिन अपने देश के लोगों को नहीं जाने दे रहे। ये बात कर रहे हैं कश्मीर, कुछ नहीं किया है इन्होंने कश्मीर। अगर कश्मीरियों की इन्हें जरा भी ख्याल होता तो ये कश्मीरियों के नाम पे, किसी धर्म के नाम पे भाषण नहीं देते पूरे देश में। पूरे देश में जब ये चुनाव में जाते हैं या कहीं भाषण देते हैं तो कश्मीर के नाम पे तान तोड़ते हैं, और जब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीरियों को ऐसा बताते हैं जैसे उनसे ज्यादा सगा कोई है ही नहीं। तो ये दोगलापन इनके लिए जरूरी है कि ये कांग्रेस को कोसें बैठ के। मैं बता चुका हूं, पिछले 5 साल में करीब 4000 मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर में। और कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा चैनल था, उसकी महिला पत्रकार लाइव ये कवर कर रही थी कि किस तरह सुरक्षा बल कहीं पर जा रहा है। तो यदि आप अपनी कूटनीति संभालना नहीं जानते हैं तो छाती पीटन कार्यक्रम मत कीजिए, आपको कुछ नहीं आता है।
आपकी बनाई हुई पूरी कूटनीति फेल है। आप ISI को पठानकोट में लाके जांच करवाते हैं। क्या आपको देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है? आपके राज्य में हमारा अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जाता है गलती से। किस बेवकूफ के हाथ में था वो कंट्रोल? हमारा अपना हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, कभी नहीं हुआ 70 साल में। आपकी पार्टी एक राज्य में चुनाव जीतती है और उसके अगले दिन एक ब्लैंक बॉम्ब पाकिस्तान में जाके लॉन्च हो जाता है गलती से। क्या समझ रखा है आप लोगों ने? क्यों जाते हैं पाकिस्तान में कि आप बेवकूफों जैसी बात मत कीजिए हिमांशु शुक्ला, जो बात हो रही है वो कीजिए। आपके नेता पाकिस्तान, हमारे नेता कुछ भी करते हो, सरकार में 10 साल से आप हैं और आप झांझ बजा रहे खोलेंगे। आप पाकिस्तान में जाके हाथ जोड़ते हैं, आप नवाज शरीफ के घर पे जाके अनप्लान चाय पीते हैं, आपके विदेश मंत्री पाकिस्तान जाके गाना गवाते हैं। उठाते हैं सवाल, क्यों गए थे आप SCO में? अभी क्या किया आपने? आर्मी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, हम बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पे सवाल नहीं उठा रहे, बीजेपी पर हमें पूरा यकीन है कि बीजेपी निकम्मी है। कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आर्मी के स्नो बटालियन के पास जूते नहीं थे एक समय। जिस फौजी ने खाने की शिकायत की उसको आपने परेशान किया। सरकार में 10 दिन की गोलियां थी। 10 मूर्खों जैसी बात मत कीजिए हिमांशु शुक्ला। मूर्खों जैसी आपको कुछ नहीं पता है, आप कि नहीं पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं पता है, कुछ पढ़ाई लिखी आप लोग कूटनीति में फेल हैं। नेपाल का लड़का यदि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहा है तो आपके लिए ये शर्मनाक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़े देखिए जाके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़े सरकार में DRDO ने बोला था कि हमको मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए 10 करोड़ रुपए दीजिए। DRDO को छोड़िए, आप लोग कैंट मारने वाले हैं, आपके पास 10 करोड़ जो है जांच में देने के लिए नहीं है। इतने भर्ती है आप और आपकी पूरी मिनिस्ट्री, हमें मालूम है। आप लोग अडानी को ड्रोन प्रोजेक्ट देते हैं और देश के सारे स्टार्टअप फर्जी बैठे रहते हैं। बताइए आतंकवादी की सच्चाई बताता हूँ। आज जो हमला हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बताता हूँ जो आज हमला हुआ है उसके बारे में। बीजेपी को कॉस्ट्यूम पहन लिए खड़े हो गए। ठीक है, झा साहब एक बार झा साहब कुछ बोलना चाहते हैं। झा साहब। चारुल, मुझे आपसे आपत्ति है। क्या आपने इन्हीं नवसिखियों और जिन लोगों को अपने टंग पे कंट्रोल नहीं है उसके बात सुनने के लिए आपने हमें यहाँ बिठा रखा है? किसी ने कहा कि किस बेवकूफ के हाथ में था वो कंट्रोल जो अपने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। इनको इतनी भी तमीज नहीं आती है कि सेना के लिए क्या शब्द यूज करे। क्या वो बेवकूफ हैं? कंट्रोल उनके हाथ में होता है सेना का। जो मिसाइल चली है या जो एयर डिफेंस चली है वो भारतीय सेना का था, उसका कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में था। ये इनको इतनी तमीज नहीं है बात करने की। शर्म आती है हमें ऐसे बात करने की तमीज नहीं है। चुप रहिए। उस आदमी को बटन दबाने की तमीज है। चुप रहिए। अपना खुद का हेलीकॉप्टर नहीं, आप चुप रहिए। मैं सुनूंगा। मैं आपका पूरे मन से सम्मान करता हूँ झा साहब, क्योंकि आप रिटायर्ड। प्लीज लेकिन आप ये नहीं बोल सकते। ये किसी की अकर्मण्यता है, मूर्खता है। और मैं तो ये तक कहने को तैयार हूं कि सेना से छीन के किसी मूर्ख ने वो बटन दबाया होगा। सुनिए, आप जो भी हैं मुझे अपना खुद का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा दिया आपने? जब नेशनल टीवी पे आके बोलते हैं कि किस महोदय, पहले कभी नहीं हुआ कि अपना खुद का हेलीकॉप्टर हमने उड़ा दिया। आप जो भी हैं आप मूर्ख हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि किस बेवकूफ के हाथ में था ये कंट्रोल, एकदम बिल्कुल आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं, आप सेना की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे बात पे देश की बेइज्जती हो जाती है, उस आदमी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं झा साहब, ये हर कुछ मत बोलिए आप। मुझे विश्वास नहीं है कि भारतीय सेना का कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। चारुल, आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये गलती किसी और की हुई है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी झा साहब। चारुल, थोड़ी सी इतनी तमीज रखिए कि जब कोई बात कर रहे हैं तो बीच में कोई ना बोले। ये जब बकवास कर रहे थे तब मैंने कुछ नहीं कहा था, ये जानते हुए कि ये बकवास कर रहे हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने भी आपकी बात को कुछ नहीं कहा। प्लीज बीच में मत बोलिए। मैंने कुछ कहा, झा साहब सेना से रिटायर्ड हैं और वो यही बोल रहे हैं कि आप सेना पर सवाल मत उठाइए। आप सेना के लिए सम्मान तो रखिए कम से कम मन में। इतना रखिए। अच्छा, अब चारुल मैं वापस आता हूँ। प्लीज आप इतनी पेशेंस रखिए, थोड़ी सी तो इज्जत रखिए। जी झा साहब बोलिए। ये गलत है यश, आप लोग बच्चे हैं हमारे सामने में। अच्छा, बहरहाल जो बात चल रही थी मैं उस पर वापस आता हूं। देखिए, इसके लिए कहीं न कहीं मैंने आपको शुरू में ही कहा, केंद्र सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सेना के हाथ खोल दिए हमने, ये चीज जायज नहीं है। अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि सेना के हाथ नहीं बंधे हैं। हाथ नहीं बंधे हैं,
जहां पे इंटरनल मामला है, जहां पे टेररिस्ट को अपने जमीन सरजमीन पे डील करने का सवाल है, सेना के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, सेना के हाथ खुले हुए हैं। लेकिन ऐसी चीजों में जो कि मैं आपको पॉइंट कर रहा था, पिन पॉइंट कर रहा था कि ये टेररिस्ट वहां पे लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, जो कि या तो पीओके में है या इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ में है। वहां पे अटैक करने के लिए सेना को छूट नहीं है। और यही चीज इसी पे मैं जो पॉइंट आउट कर रहा था कि ये आपको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिपरकशंस होंगे। इसके रिपरकशंस क्या होंगे कि जब आपने पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर में जब आपने अटैक किया, तो हो सकता है कि कल को पाकिस्तान आपके ऊपर में अटैक करे। तो ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ेगा, और यहीं पे सेना को ये छूट देना पड़ेगा कि जितने लॉन्च पैड्स हैं आज के दिन में, देखिए सर्दी आने वाली है, और सर्दी आने से पहले पाकिस्तान चाहेगा कि जितने टेररिस्ट वो हमारे यहाँ पे भेज सके वो भेजेगा। उसके जो कुछ रहनुमा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी हैं, जो कि उनको पनाह देने वाले हैं, जो उनको राशन देने वाले हैं, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले हैं। तो जब ये सब हम चीज जानते हैं, तो आज के दिन में वहां पे एक सरकार आई है, पुलिस उस सरकार के अंदर में है, उसको अपने सारे पुलिस तंत्र को काम में लगा के ये इंटेलिजेंस तो गैदर करना ही पड़ेगा कि वहां पे कोई पाकिस्तानी आके शरण ना ले, वहां पे छुपा ना हो और इस तरह का फिर अटैक ना करे। यहाँ पे झा साहब, मुझे लगता है कि जितना बड़ा चैलेंज आतंकियों को टारगेट करने का होता है कि आतंकी घाटी में कोई ऐसी घटना ना कर दे, उससे बड़ा चैलेंज ये भी है कि लोकल्स जब तक सपोर्ट करते रहेंगे, सेना के सामने तो चुनौती की दीवार बनी ही रहेगी। क्या कहेंगे आप इस बात पर विनोद दत्ता जी कि यहाँ पर आतंकी तो है ही एक समस्या, लेकिन लोकल्स जो सपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1 महीने से रेकी की गई थी पहले, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, बैकडोर से आतंकी घुसते हैं। इस सब कुछ में किसने सपोर्ट किया? लोकल्स ने सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, देखिए बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी इंसर्जेंसी है या आतंकवाद है वो पनप नहीं सकता, क्योंकि उनको इस तरह के स्लीपर सेल्स चाहिए, उनको इस तरह के लोग चाहिए जो उनसे सिंपैथी रखते हैं या सिंपैथाइजर्स हों, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस, लोकल सपोर्ट उनको बहुत जरूरी है। और ये वो हासिल करते हैं या तो बंदूक दिखा के या बंदूक थमा के। और जैसा पहले बताया था, झा साहब ने भी बताया था इसके बारे में कि केवल 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां आतंकवाद अभी भी पनप रहा है या अपना थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। बाकी ज्यादातर लोग वहां पुरअमन हैं, वो चाहते हैं कि शांति रहे। और ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे भी सरकार की कड़ी नजर है, अंडर सर्वेलेंस है, और वहाँ जितने भी एक्टिविटीज हो रही है या संदिग्ध लोग हैं उन पे नजर रखी जाती हैं, क्योंकि इनिशिएटिव दहशतगर्दों के पास होता है तो वो स्ट्राइक जब भी करते हैं तो अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक्शन लेती हैं। और आज जैसा सेना साहब ने भी बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ परिवार परिजनों से मिलने गए या जो घायल थे उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बताया था कि बहुत जल्दी इनका खात्मा किया जाएगा और उनको सही जगह अपने मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये जो कंसर्टेड एफर्ट्स हैं, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑपरेशन्स है वो अब बहुत अच्छी और समन्वय तरीके से भारतीय सेना के साथ हो रहे हैं, क्योंकि एक जमाना था जब हम वहाँ थे तब जम्मू कश्मीर पुलिस पे भी कई बार सवालिया निशान लगते थे, लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर देखिए यहीं पे दत्ता साहब, यहाँ पर सबसे अहम चीज यही है कि जब गैर कुछ गलत करते हैं हमारे साथ तो दिक्कत नहीं होती है, जब अपने ही विरोध में खड़े हो जाएं तो फिर आखिर इंसान करे तो करे क्या। सेना के सामने भी यही चुनौती होती है कि आतंकियों को तो सेना चाहे तो पल में निपटा दे, लेकिन जब लोकल्स ही वहां पर खड़े हो जाते हैं तो सेना मजबूर होती है कि अपने ही लोगों पर तो गोलियां नहीं चला सकते। यश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी यश जी। तरुल जी, देखिए यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं सेना के खिलाफ हूं तो मैं एक और इंसिडेंट बता देता हूं। अप्रैल 2021 में एक खबर आई थी जब हमारी नेवी से गलती से अपना ही एक शिप डुबा दिया। तो अब ये मैं फिर इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि ये 70 साल में पहले कभी नहीं हुआ, और आज हम 10 साल तक कश्मीर को बंद करने के बाद भी इसी पर अटके हुए हैं। भाई सेना जो है वो लोकल्स के सामने लाचार है। मैं फिर पूछ रहा हूं, जिस कश्मीर की महिलाओं ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान से लड़ाई की,
उस कश्मीर पर हमें भरोसा क्यों नहीं है? हम क्यों कश्मीर के लोगों को दोषी बना के अपना पिंड छुड़ाना चाहते? हम कूटनीतिक रूप से यदि फेल हैं, पाकिस्तान में अपने लिए खाना बनवाते और उसके बाद आके बोलते हैं कमर तोड़ दी, और नेपाल का आदमी जाके हमें छोड़ के, तो ये हमारा फेलियर है। इसको आप कश्मीर के लोगों पर नहीं, गंभीरता से सोचिए। यदि सेना को के पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो आप बने रहिए, आप कुछ भी हो, लेकिन सेना अपना काम पूरी तरह नहीं कर सकती। वो अपनी जान लड़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको पूरी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये लंबी फेंकने से कि भैया पहले ये होता था अब ये होता है, इससे कुछ नहीं हो रहा। यदि 5000 लोग 5 साल में मर गए, 4000 लोग, तो ये आपका फेलियर है, क्योंकि 10 साल से कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। इस बात को समझना होगा और हमें टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मैं शुरू में ही दिखा चुका हूँ, पहले फिर दिखा देता हूँ। वो जो जम्मू कश्मीर का हाईवे था श्रीनगर का, वो किस तरीके से पूरा लैंडस्लाइड जैसा गया था। तो हमें रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, कश्मीर की जनता खुद बना लीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आपका रिएक्शन, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार होना चाहिए? देखिए चारू जी, मैं ये कहना चाहता था कि 10 सालों का जो नाकामी का सेहरा है वह 2 दिन पहले बनी सरकार पर डालना चाहती है केंद्र और मीडिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना नहीं पाई है। उनको ये नहीं भरोसा दिला पाई है कि वो उनके अपने लोग हैं। तो सबसे बड़ी वजह है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर ही नहीं पाई है इन 10 सालों में। और ये फिर आरोप लगाया जाता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग, जैसे जा साहब ने कहा कि 5%, महबूबा जी ने कहा कि 5% है, तो हम कब कहते हैं कि नहीं है? लेकिन 5% का जो उसका कसूर है, वो आप उसकी सजा आप 95% लोगों को नहीं दे सकते। तो सवाल यह है कि आज भारत का जो नागरिक है वो कश्मीरियों को अपना ही नहीं पाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना ही नहीं पाया है, उनको भरोसा दिला ही नहीं पाया है, जो पिछले 10 साल में ज्यादा जो है वो दिल्ली की दूरी बढ़ी है। तो सवाल ये है, आज जो अटैक हुआ है जिसमें प्रवासी मजदूर, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मुझे आपकी इस बात से आपत्ति है। सर, वक्त की कमी है, लेकिन मैं आपको जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि कश्मीर को भारत अपना नहीं पाया है। आपने कहा कि कश्मीर को भारत के लोग अपना नहीं पाए हैं, तो माफ कीजिएगा, अपनाने और ठुकराने की तो बात ही नहीं है। कश्मीर हमारा है, हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, तो अपनाना और ठुकराना तो कुछ है ही नहीं। जो अपना ही परिवार है उसमें इस तरह की बातें नहीं होती। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इंडिया का सवाल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।